हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भाई आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का। तो ध्यान से कीजिएगा, नोटबुक और पेन ले लीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास जो नोट्स हैं आपको बता दें, ये अवंती के लिए जो आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं वही नोट्स, उसी का ये पीडीएफ फॉर्म है, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे ही नोट्स आपके पास घर आएंगे, इसी बुक में से पढ़ना और इसी में से हम पढ़ाएंगे। तो मैच होना चाहिए दोनों जगह का डाटा, वरना अगर मैंने कुछ और पढ़ाया वो चीज आपको बुक में मिले ना, हो सकता वो हो लेकिन आपको बुक में टाइम पे मिली नहीं, तो आपका रिविजन नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता है कि सर ने कुछ और पढ़ा दिया, बुक में कुछ और लिखा है, बुक का समझ में आता ही नहीं है, सर का पढ़ाया हुआ भूल गए, है ना। ऐसा होता है, तो बुक में से उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मैच होना बहुत जरूरी है, याद रख लेना। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से पढ़ा देते हैं, कहते हैं मेरे नोट्स बनाओ, बुक देखने की जरूरत नहीं है। तो उनके नोट्स ही आपको बनाने पड़ेंगे, वो आपकी एक्चुअल बुक होगी। जबकि अगर वो टीचर उसी बुक में से पढ़ाए जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, तो उसका डबल बेनिफिट होता है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड नोट्स, मेकिंग नोट्स एंड मेकिंग प्रैक्टिस, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। नोट्स बनाने पर ठीक है, आपने अपना वेल मैनेज कर लिया सिस्टम और अपने आपके पास पेपर तैयार हो गया। अब उन पेपर को याद भी तो करना है, उनकी प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो उसके लिए अलग से टाइम लगेगा। मतलब नोट्स बनाने में टाइम कई बार वेस्ट होता है। हालांकि लिख के देखो, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, रफ में लिख के देख लो, वो अच्छी चीज है ना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर तो भाई कनेक्टिविटी यहाँ पर आता था, पर्टिकुलर काइंड ऑफ द आइसोमर। ये मैंने आपको वर्ड बताया था, याद है कि कौन सी चीज क्यों अलग होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या फर्क होता है, याद है क्या? कनेक्टिविटी मतलब क्या है कि ये वर्ड है पर्टिकुलर, लेकिन मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको कि कनेक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि भाई वो एक ही एटम से जुड़ा होता है और उसमें फर्क होता है उसकी स्ट्रक्चर में, है ना। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो अलग अलग एटम्स के ऊपर अलग अलग तरह से उनका फर्क नजर आता है। मतलब क्लोरीन पहले कार्बन पर है, क्लोरीन दूसरे कार्बन पर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, पहले और दूसरे पर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन उसी कार्बन के साथ लगा होगा, बट उसकी ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन अलग होगी। यानी कनेक्टिविटी सेम होती है स्टीरियो आइसोमर में, कनेक्टिविटी सेम होती है, बट डायरेक्शन, ओरिएंटेशन बदल जाती है। तो ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बदल रही है तो ऑब्वियस बात है कनेक्टिविटी सेम रहेगी, उसको स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। यस बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर। यस। तो यहाँ पर वही चीज है, दीज आइसोमर हैव सेम कनेक्टिविटी, इनकी कनेक्टिविटी सेम होती है। ये वर्ड आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर कोई पूछता है, समझ ना भी आए, हालांकि हमने इस पे काफी मत्था मारा था और आपको समझ में भी आ गया था आई थिंक, बट अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो वो सिर्फ ये बोल दे। कई बार चीजें ना समझ नहीं होती हैं और बंदा कुछ भी बोल देता है। चलो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एमएससी फाइनल ईयर के एग्जाम वो थे हमारे, क्या बोलते हैं इसे, प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो एक टीचर पूछ रहा था एमएससी फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल्स के ड्यूरिंग कि भाई कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ ऐसा पूछ रहा था, कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है, ठीक है। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज कन्फर्मेशन। तो मेरे एक दोस्त को नहीं पता था उसके बारे में, ठीक है। तो उसने बोला यार टीचर ये क्वेश्चन पूछ रहा, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा, मैं क्या जवाब दूं। एक एक लाइन में उसकी हेल्प कर दी भाई। मेरे साथ एक और दोस्त खड़ा था, एक एक लाइन में उसको बता दिया। कहता मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा तू बोल दिया बस, है ना। उसने बोल दिया, टीचर सेटिस्फाइड हो गया। ऐसा भी होता है। तो अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो बस ये बोल देना, स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जिसमें कनेक्टिविटी सेम होती है। बैकएंड में क्या है, क्या कहानी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही एटम से जुड़े होते हैं सारे के सारे। और तो इस तरह से एक ही एटम के साथ सभी जुड़े हुए हैं। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ पर कुछ और लगा लो, फ्लोरीन लगा लो। तो इस तरह से सारे एटम अलग अलग हैं बट एक ही कार्बन से जुड़े हैं। अब मैं इनकी कनेक्टिविटी अलग कर दूं, क्लोरीन और फ्लोरीन का जगह चेंज कर दूंगा तो आइसोमर चेंज हो जाएगा। क्लियर है भाई? यानी कार्बन एटम से कनेक्टिविटी सेम है बट ओरिएंटेशन, उसकी ओरिएंटेशन बदल दी मैंने, उसकी दिशा बदल दी, है ना। सेम जगह जुड़ा कार्बन से हुआ लेकिन उसकी दिशा बदल गई। जैसे वो कहते हैं ना, ईस्ट से जुड़ा तो उसको वेस्ट पे कर दिया, अब उसके पड़ोसी बदल गए, वेस्ट वाले पड़ोसी अलग हैं, ईस्ट वाले अलग हैं, इसलिए वो स्टीरियो आइसोमर अलग तरह से बिहेव करेगा। तो वो होता है कनेक्टिविटी। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो। अब कनेक्टिविटी, इसको डिफाइन तो हम पहले से कर चुके हैं, फिर भी किसी को सुनना है, कुछ बात किसी के दिल में रह रही हो कि सर हमें नहीं समझ में आया था पहले, तो यू कैन आस्क एनीवन एल्स। कोई है ऐसा? सबको आता है? यस गाइस, हाँ तो भर दो। यस सर।
ठीक है, बाकी के अमर, अजय, यशवीर, यस सर। आ गया। यस सर। यासीन, ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो फिर ये समझ में आ गया था। तो टू आइसोमर, अब ये बोल रहा है स्टीरियो आइसोमर के अंदर रिमार्केबली डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। भाई डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई बताना चाहेगा? सिस्प्लेटिन था एक, सिस्प्लेटिन क्या काम करता है? सिस और ट्रांस, सर कैंसर के उसमें यूज होता है वो। कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन यूज होता है, जबकि ट्रांसप्लेटिन कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और सिस वाला बहुत कुछ करता है। समझ गए? तो ये वो वजह है। तो आप लोग मुझे कोई एक चीज बता सकते हो क्या कि आपका हाथ जो है, आपका हैंड, दो हैंड है, एक लेफ्ट एक राइट है, ये भी स्टीरियो आइसोमर के जैसे हमने बात किया था, या दो पैर है ना, एक लेफ्ट एक राइट पैर है, तो दोनों में कभी आपने ऐसा फील किया कि ये वाला पैर तो ये वाला काम कर रहा है, दूसरे वाला पैर ये काम नहीं कर रहा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द योर माइंड एबिलिटी कि आपका माइंड राइट हैंड को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और लेफ्ट हैंड को यू कांट कंट्रोल योर माइंड, तो है ये नहीं, बट ये नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मैं कह रहा हूँ कि आपका हाथ एक पर्टिकुलर जगह में घुस रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरे वाला हाथ वो काम नहीं कर सकता उस जगह में घुसने से। ऐसा बहुत ज्यादा फील सर क्योंकि फिंगर्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, मान लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जनरल लाइफ में ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सा काम था जिसमें आपको लगा कि ये लेफ्ट से तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ राइट करेगा। जैसे किसी चीज को निकालना है किसी होल में से, अब जो राइट वाला हैंड है इसकी मतलब अलग ही ओरिएंटेशन है, तो ये अंदर घुस गया जो कि राइट की तरफ से टूटा हुआ है, राइट की तरफ से टूटा हुआ थोड़ा सा राइट की तरफ से, तो मैं उल्टा हो जाऊंगा सर। तो इतना उल्टा थोड़ी होंगे, राइट की अरे बिल्कुल ऊपर हो जाऊंगा। सुनो सुनो, शीर्षासन की कंडीशन में आके और निकाल लूंगा। अब बताओ। और मैंने ऐसा किया था, मैं बता देता हूँ, मैंने ऐसा किया था, मैं बता देता हूँ, एक बार ऐसा मैंने किया था। ऐसा क्यों? फिर लेफ्ट राइट हैंड से क्यों नहीं सर? सर एक हाथ पे खड़े कैसे रहोगे फिर आप? अरे खड़े नहीं, तो हेल्प ले ली थी ना मैंने, हेल्प ले ली थी। वो तो वैसे बोल रहा हूँ मैं कि शीर्षासन की फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे अपने चारपाई होती है, चारपाई के ऊपर लेट के और सिर नीचे करके और हाथ से वैसे करके मैंने उसको कुछ किया था। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि ऐसी कौन सी और चीज है? एक चीज सर है। अगर कोई राइट साइड का पेज फाड़ना है तो लेफ्ट हैंड से कैसे फाड़ेंगे? ऐसा नहीं, ये तो फिर हमारे कंधों की डिस्टेंस की वजह से गड़बड़ होगी। उस नोटबुक को अगर इधर ले आए तो डिस्टेंस कंधों का बराबर कर दें लेफ्ट, सर नोटबुक को उल्टा कर देंगे। हाँ वो तो सही हो जाएगा, वो तो पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल है, सोचिए जरा, जरा सोचिए क्या एग्जांपल है। तो घुमाने के लिए सर उनको घुमा कैसे सकते हैं? घोल सर ग्लव्स पहनते हैं ना जब सर्दियों में, ग्लव्स राइट हैंड। ग्लव्स, जो ग्लव्स पहनते हो आप सर्दियों में, दैट इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर आई वांट टू हियर। जब आप सर्दियों में ग्लव्स पहनते हैं, वो जो ग्लव्स होते हैं आपके हाथों में, वो वाले नहीं जो घर पे हम ऊन से बना लेते हैं, वो तो दोनों लेफ्ट राइट सेम ही होते हैं, कोई मर्जी डाल लो, है ना, हमारे मम्मी वगैरह बना देते हैं कई बार। वो नहीं, जो बाजार से मिलते हैं, वो वाले ग्लव्स जो हैं, वो वाले ग्लव्स आप लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में नहीं पहन सकते, पता है? यस सर, उससे डिजाइन बिगड़ जाता है ना। डिजाइन क्या, वो पहना ही नहीं जाएगा, ऊट पटांग। सर उंगलियां भी फिट नहीं आती। ना उंगलियां आती ना फिट आती। वो चीज है, वही वो चीज है। और उसमें ऊपर से और नीचे से वो दोनों तरफ से अलग अलग बना होता है। अगर दोनों साइड से सेम हो ना, फिर तो उसको उल्टा करके उसको पहन लेंगे, वो दोनों साइड से सेम होता नहीं है। तो ये वो चीज है जहां पर उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल गई है एक हिसाब से। समझ गए ना कि हम उसको एक ही हाथ में पहन सकते हैं, दूसरे हाथ में नहीं पहन सकते। या जूता ले लो बेटा, सिंपल है। कभी जूता लेफ्ट वाला राइट में पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते, है ना। सर लेकिन आपने हाथ के बारे में बोला था। हाँ, मैंने पैरों के बारे में भी एक बार बोला था, बीच में दोनों चीजें बोली थी, कोई बात नहीं, तो हाथ भी एक ही बात है ना। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मैंने सिस्प्लेटिन से दिया है, केमिकल प्रॉपर्टी तो वही केमिकल बदल जाएगा, है ना। सिस्प्लेटिन बायोलॉजिकल सेल्स के ऊपर अटैक करता है, इसलिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। और केमिकल तो सिस्प्लेटिनम केमिकल प्रॉपर्टी तो है ही है कि वो कैंसर सेल को डेड कर रहा है, कुछ कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, डेफिनेट सी बात है। एग्जाम्पल देखिए भाई, यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड है। फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड का दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अलग है, और ये ना +1 में स्टीरियो में ही आता होता है, और यहाँ पर भी स्टीरियो ही चल रही है। ठीक है, स्टीरियो चल रही है, क्या बता रहा हूँ मैं भी, है ना, सेम ही चीज चल रही है। तो देखिए इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट 287 138, कितना बड़ा फर्क है। 287 138 दोनों देखने में तो सेम है कि नहीं है। COOH, ध्यान दीजिएगा, COOH
समझ में आ रहा है? यस सर। COOH, किसी को नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा, COOH। अभी बोलो क्या ये सेम है? बाकी सब नहीं सर। नो सर। नो सर। एक सिस है, एक ट्रांस यस सर, फर्स्ट वाला ट्रांस है, सेकंड वाला सिस है ना? हाँ, सिस और ट्रांस है। यस। लेकिन कमाल की बात है, ये टॉक्सिक इरिटेंट होता है, इरिटेशन क्रिएट करता है और टॉक्सिक होता है, और ये एसेंशियल मेटाबोलाइट है। अब मेटाबोलाइट क्या होता है, आप लोग बताओ क्या होता है? जो मेटाबॉलिज्म के लिए काम है। सर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है कुछ। हाँ, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, यानी हमारी बॉडी में पाया जाता है फ्यूमेरिक एसिड, सिंपली ये कह सकते हैं, ठीक है। और वो दूसरे वाला क्या है, वो इरिटेंट। अजय कुछ बोल रहे हो बेटा? अजय, मेरी आवाज वापस आ रही, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर मैलिक एसिड, इसका नाम ही पलट दिया फ्यूमेरिक एसिड। हालांकि सिस और ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड होता तो ज्यादा बेटर होता। तो भाई ट्रांस वाला जो होता है वो हमारी बॉडी में होता है, सिस वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांस वाला थोड़ा स्टेबल भी ज्यादा होगा। यस और नॉट? यस सर। यस सर। क्योंकि इसमें बड़े ग्रुप जो है वो दूर दूर है, और ट्रांस सिस वाले में बड़े ग्रुप पास पास है। ठीक है भाई, तो बताइए ये जो राउंड लगाए मैंने, ये लगे रहने दूं नोट्स में या हटा दूं, ये बताओ। सर लगे रहने दो। सर लगे रहने दो, है ना? हाँ, थोड़ा बेटर लगेगा। चलो ठीक है, इजीली डिस्टिंग्विशन करना आसान हो जाएगा। तो भाई सिस और ट्रांस है, तो यहाँ मैं इसको ट्रांस भी लिख रहा हूँ कि ये ट्रांस है, ट्रांस, और ये सिस है, ठीक है। तो इससे आपको याद करना, और याद कर लेना इसको अच्छे से, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, आगे काम आता है बहुत। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है, काम तो क्या आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, अभी स्टीरियो आइसोमर कॉन्फिगरेशनल होता है और कन्फर्मेशनल होता है। कॉन्फिगरेशन और कन्फर्मेशन दोनों एक जैसी सी चीजें नजर आती हैं। कॉन्फिगरेशन के अंदर एनेंशियोमर्स आते हैं जो हमने कर लिए थे लगभग, इसको हम दोबारा से करेंगे, नो वरी। लेकिन डायास्टीरियो आइसोमर ये आपने नहीं किए थे, है ना? इसके अंदर आते हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो हमने एनेंशियोमर्स किए, ऑप्टिकल ओनली होते हैं, और यहाँ पर ऑप्टिकल डायास्टीरियोमर भी ऑप्टिकल होते हैं और ज्योमेट्रिकल भी होते हैं। तो डायास्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल, ये बहुत आसान है। ये ऑप्टिकल डायास्टीरियोमर, सिर्फ ये आपने नहीं किया। क्लियर है? ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम इसको भी पढ़ेंगे। और कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन में क्या फर्क है, जरा आप अपने हिसाब से बताइए, किसको क्या चीज समझ में आती है। इंग्लिश के वर्ड्स हैं, नथिंग स्पेशल। आप लोग जब लैपटॉप लेने जाते हैं, फोन लेने जाते हैं, तो बोलते हैं ना कॉन्फिगरेशन क्या है फोन की, सुना है ये वर्ड? यस सर सुना है। कभी ऐसा नहीं बोला होगा कन्फर्मेशन क्या है फोन की, है ना? तो कॉन्फिगरेशन वर्ड वहां से आया भाई, कि अंदर क्या है इसके भाई साहब। अंदर मतलब बोले तो इसकी रैम कितनी है, मदरबोर्ड कितना बड़ा है, 945G लगा हुआ है मदरबोर्ड, इसमें क्या बोलते हैं उसको भाई, स्टोरेज, साउंड कार्ड कितना है, SSD कितनी है, स्टोरेज कितनी है, रैम रोम, प्रोसेसर कौन सा है, i7 i9, है ना? या फिर एप्पल का M चिप लगी है, क्या लगा हुआ है ना? एप्पल वाले तो एप्पल वाले लगाएंगे, खैर जो भी है, ठीक है। तो एप्पल वालों ने अपना प्रोसेसर निकाल दिया, पता है आप लोगों को, M1। यस सर पता है। M1 M2, और अभी उस पर एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं। M2 भी आ चुकी है, वैसे कह रहे हैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है, पता नहीं, ठीक है। आई डोंट लाइक एप्पल, ये बता देता हूँ। बहुत से लोग एप्पल को पसंद करते हैं, मेरे को तो झेलेगा नहीं लगता। खाते भी नहीं होंगे आप? एप्पल खाते बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं, एप्पल ब्रांड पसंद नहीं है। जानते हो क्यों? व्हाट्सएप के ऊपर अगर कुछ आ जाता है एप्पल के ऊपर, अरे नहीं, महंगा भाड़ में जाए, महंगा, महंगी चीज है तो इसका मतलब खाओ। मूंगफली का रेट महंगा कर दोगे तो क्या बादाम, नहीं सर, बादाम मतलब वैल्यूएबल नहीं रहेगा क्या? मूंगफली सर जो हमारी प्रॉपर्टीज नॉर्मल लैपटॉप में होती है ना, वो मैक वगैरह में नहीं होती। प्रॉपर्टीज छोड़ो, मैं फोन की बात करते हैं। शायद मैक का कुछ चीजें अच्छी भी हैं, नॉट द एवरीथिंग इज बैड, आई एम नॉट सेइंग दिस, कुछ चीजें अच्छी हैं, और वो एक दो बातों को लेके लोग यूं कहते हो एप्पल एप्पल। पहली बात, एप्पल ना हर साल जब भी फोन को अपडेट करता है तो पता है क्या करता है, वो पीछे कुछ ऐसा फर्मवेयर डाल देता है जिसकी वजह से ना आपका मोबाइल जो है उसकी बैटरी डाउन दिखा देगा, ये कर देगा, वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, हैंग होने लग जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लग जाएगा। समझ गए? जानबूझ के एप्पल करता है। यानी कि आपने इस साल लिया, नेक्स्ट ईयर नया मॉडल आ गया तो आपका मॉडल गया, पहली बात। दूसरी बात, एप्पल और क्या करता है, एप्पल हर सॉफ्टवेयर के पैसे लेता है। अगर आपको स्क्रीन शेयर करनी है एप्पल से एंड्रॉइड पे करनी है, मेरे फोन की स्क्रीन मेरे टीवी में चल जाती है। अब अगर मेरे टीवी में एप्पल की स्क्रीन चलानी है, पैसे मांगता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे हम और उसके थ्रू आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, पैसे में खरीदना पड़ेगा। अब बंदा सोचे चलो एक बार लगा दो,
वो हर साल मांगता है, यूं भी नहीं है कि एक बार लगा दिया साइड हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, चलो पैसे भी दे दिए, कोई बात नहीं, किसी को ज्यादा पैसे हो तो पैसे भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, जो कॉमनली सबको भेजे जा सकते हैं, सबके साथ सेम चीज होती है, उसके ऊपर भी एप्पल, आप उसके ऊपर मान लो मैंने आपको पीडीएफ भेज दी, वो पीडीएफ आप ना फोन में ढूंढ सकते, फोन में ढूंढ ही नहीं सकते। अब आप उसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में कैसे डालोगे? उसके लिए भी एक अलग सॉफ्टवेयर लगता है, उसको लैपटॉप में मतलब ढूंढना, फोन से लैपटॉप के अंदर डालना वो भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फोन या तो वो सर्च करके, मतलब वाईफाई के थ्रू डायरेक्ट फोन लैपटॉप में चलाते हैं ना, उसका स्कैन करके वैसे चलाओ, वरना उसको डायरेक्ट तो ढूंढ ही नहीं सकते। मतलब लैपटॉप में लेके जानी है, किसी को भेजनी है, खुद पढ़नी है आपको, तो व्हाट्सएप में से ही ढूंढ के पढ़ सकते हो, डायरेक्ट नहीं, है ना। ये भी कुछ ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फोन रिकॉर्डिंग नहीं है, वो लोग कहते हैं हम सिक्योरिटी करते हैं, फोन रिकॉर्डिंग ही नहीं हो सकती उसमें, फोन रिकॉर्ड नहीं होता, घंटा सिक्योरिटी। ये तो हमारे लिए तो इनसिक्योरिटी है ना, जिसके पास एप्पल है। कि कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम लोग ठीक है भाई इस जगह पर, ठीक है, तो और फलाना बंदा था वो गलत था, वो ये बात बोल रहा था और मैं ये बात बोल रहा था, तो बहुत बड़ा प्रूफ होता है, सामने वाला मुकर जाए तो। ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं एप्पल के, उसके बावजूद इतना महंगा है, ये मतलब समझ से पा रहा है। और जानते हो कमाल की बात है, क्योंकि एप्पल महंगा है इसलिए एप्पल बिक रहा है। कमाल ये फीचर की वजह से नहीं बिक रहा, महंगा है इसलिए बिक रहा है। एक चीज बताता हूँ आपको, अब ऐसा क्यों है, उन्होंने इसको ना ब्रांड वैल्यू और टैग वैल्यू में चिपका लिया है कि बस ये ऐसे ही काम करेगा तो ठीक है, हम चुपचाप बैठे हैं। कुछ सालों में ऐसा नहीं होगा। कैमरा भी बेटा, आजकल के फोन देखिएगा, सैमसंग के फोन के कैमरे एप्पल को भी फेल कर रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। और एप्पल ना कैमरा इसलिए अच्छा लगता है लोगों को, जब आप फोटो को वाइड करते हो ना, तो वाइड करने के बाद वो रुक जाती है एक हद के बाद, पिक्सल्स फटते नहीं, वो एक हद के बाद और वाइड होगी नहीं। दूसरे फोन्स में आप वाइड करते रहो लास्ट में फट जाती है पिक्चर। हमें लगता है इसमें फटती है, एप्पल में पिक्चर नहीं फटती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पिक्चर फटे ना, एक लिमिट के बाद आप उसको जूम करोगे तो पिक्चर पक्का फटेगी। लेकिन एप्पल ने ट्रिक खेली है, एप्पल पहले से ना कुछ फिल्टर लगा के रखता है। मेरे एक दोस्त मेरी सेल्फी ले रहा, लिपस्टिक आ गई मेरे लिप्स के ऊपर, बिल्कुल रेड दिखा रहा हो। मैं कह रहा ये क्या, मैं कह तेरे भी रेड दिख रहे हैं, मेरे भी रेड दिख रहे हैं। मैं कह ये क्या लगा रखा है तूने फिल्टर, मैं कह ये काम है तेरे फिर कहता नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है मैं कह इसको हटा यार तो ये काम है, मतलब लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन एप्पल ऑटोमेटिकली नॉर्मल कैमरे में भी फिल्टर लगाता है, इसलिए फोटो अच्छी आती है। लोगों को पता नहीं चलता, बस उनको लगता नहीं नहीं ये तो नेचुरल है, घंटा नेचुरल है। एप्पल से फोन से फोटो खींचिए, आपका ऑटोमेटिकली फेस अच्छा आएगा, कुछ चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखो मैं, मेरे बाल्डनेस है, गंजा हूं मैं थोड़ा सा, है ना। एप्पल के फोन से खींचो, पूरा टकला नजर आता है, पूरा टकला, बाल ही उड़ा देता है यहाँ वाले, ब्यूटी बनाने के चक्कर में। मैंने ऐसे करके भी एप्पल के फोन से फोटो खिंचवाई है, ऐसे करके, एक भी नहीं दिखाई देता। समझ गए ना, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो। बहुत बुरा हुआ। कोई चक्कर नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं बेटा, जैसा ईश्वर ने बनाया ना अच्छा है, ठीक है, हम कभी रिग्रेट नहीं करते। यस सर। तो उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये कि मैंने कहा यार जितने हैं उतने तो दिखा दे, मैं कहे तो जाती है मेरे साथ यस सर। तो वैसा कुछ, तो इसलिए मतलब हमें लगता है ऐसा, चीजें जरूरत से ज्यादा महंगी हैं। और ऊपर से तो ब्रांड्स के पीछे मत जाइए, कई बार ब्रांड के बिना भी चीजें बहुत अच्छी होती है, इसलिए मुझे तो एप्पल देलेगा नहीं लगता। हाँ ठीक है, कुछ लोग स्टेटस सिंबल के लिए रख सकते हैं, उनको चलाना नहीं होता, अगर यूज करना है तो वो लोग 2 फोन रखते हैं। मेरा एक फ्रेंड खुद मेरे को बोलता है, कहता भाई हम एप्पल रखते हैं दिखाने के लिए, लेकिन असलियत में यूज तो एंड्रॉइड करते हैं, खुद बोल रहा है। फिर एप्पल इतना फेमस कैसे हुआ पता, एप्पल ही वो फोन था जिसने सबसे पहले टच स्क्रीन लेके आया था। एप्पल के फोन्स में आई थी, दैट इज वाई उसने नई टेक्नोलॉजी लेके आया। एप्पल के वो लैपटॉप थे जिसके अंदर सबसे पहले माउस डाला गया था। माउस जो था पहले नहीं होता था, टैब एक वर्ड होता है, और वो होता है बटन होता है एप्पल उसमें, क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप में। उस टैब को दबाते जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वो अलग अलग चीजें सेलेक्ट करता है, टैब को दबा के अलग अलग चीजें सेलेक्ट होती है। टैब को, माउस तो कहीं भी ले जा सकते हो ना स्क्रीन पे आप, लेकिन उसमें टैब को दबाओगे तो वो माउस हिलेगा, ऐसा होता था। तो एप्पल ही वो बंदा था, एप्पल के मतलब वो एप्पल लैपटॉप थे जिन्होंने सबसे पहले माउस डाला। इसलिए वो दिमाग में घुस गया कि एप्पल सबसे अलग करता है और सबसे इजी कर देता है काम को, अलग भी करता है इजी भी करता है। अभी सभी कंपनियां सेम कर रही हैं, सारी फीचर सेम है, तो फिर एप्पल में क्या फर्क है। कुछ लोग कहते हैं एप्पल के फोन हैंग नहीं होते, मैंने कहा उसमें डलेगा तो हैंग होंगे ना, रैम उसमें रोम तो है ही नहीं, 16 GB। अब अगर 128 GB या उससे बड़ा वाला फोन लोगे तो उसके अंदर वही डलेगा जो आप बाहर से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं मेरे फोन को
लैपटॉप से कनेक्ट करके कुछ भी ट्रांसफर करता रहता हूँ, कभी पेन ड्राइव लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, भाई इसी में एप्पल ज्यादा आएंगे ना वायरस। जो चीज कनेक्ट ही नहीं होती उसमें वायरस कैसे आएगा? समझ रहे हो बात को? तो ये भी एक ट्रिक है। यस सर। ये भी एक ट्रिक है। आम आदमी, हर इंसान, मेरे जैसे, आप जैसे, सबके सब हम कॉमन लोग हैं, तो कॉमन लोगों के पास में एंड्रॉइड फोन होते हैं, ठीक है, 10-15 हजार, ज्यादा 20-25 हजार का ले लिया, हम लोग लाखों के फोन लेने वाले बंदे तो है नहीं। अब अगर 15-20-25 हजार के फोन के अंदर सबके कनेक्टिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, सारा कुछ रहता है, कभी कोई किसी में कुछ डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, भाई ज्यादातर जनता अपनी यही है, तो फिर ज्यादातर लोगों के पास वही फोन है, उसमें ज्यादा वायरस आने के चांसेस है क्योंकि वो ज्यादा यूज होते हैं। जो गाड़ियां रोड पर ज्यादा चलती हैं उन्हीं के एक्सीडेंट होंगे ना। जो गाड़ी कभी कभी निकलती है, कंपनी कहे कि देखो हमारे पास मर्सिडीज का बोल दे कि देखो इसके सिर्फ ना 0.001% ही एक्सीडेंट होते हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी रोड पे ही नहीं है भाई, लाखों में से एक आदमी के पास है, उसका एक्सीडेंट हो ना हो, सारी उम्र चली जाए, तुम तो कहोगे 0% एक्सीडेंट, पूरी सेफेस्ट गाड़ी, आज तक कभी इसका एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, मर्सिडीज नंबर 1। इज दिस द ट्रू डाटा? डाटा सही है, मैनिपुलेशन समझना बेटा, साइंटिफिक हो ना आप लोग, साइंस पढ़ रहे हो, मैनिपुलेशन समझना, इसको मैनिपुलेट करना। डाटा सही दिखाया जा रहा है कि मर्सिडीज में एक्सीडेंट नहीं हुआ है जी आज तक, देखो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मारुति की गाड़ी को होते हैं भाई, इंडिया में मारुति बिकती है सबसे ज्यादा, हर घर में ऑल्टो दिख जाएगी आपको, है ना। जो आम आदमी है आजकल थोड़ा और अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, वो स्विफ्ट वगैरह भी ले रहे हैं, तो ऑल्टो स्विफ्ट दिख रही है, तो मारुति की गाड़ियां ज्यादा चल रही है रोड पे, तो एक्सीडेंट भी मारुति के होंगे। तो ट्रिक बना के आपको डाटा मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है और आप सोच नहीं पाते इस बारे में, समझ गए ना। तो इन चीजों को बहुत गहरे से सोचना होता है, तब जाके चीजें समझ में आती है। तो ये चीज जरूर याद रखना, इन जो हम यहाँ रीजनिंग सिखाते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये स्टीरियो आइसोमर, ये सब रीजनिंग आपके माइंड को तेज करती है और फिर आप बाहर उसको अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद में चीजों को समझिए, है ना, वैसे काम कीजिए। तो सारी साइंस सिखाने की मैं कई बार सोचता हूँ जब ले ही नहीं सकता तो सोचना क्या। नहीं, थिंक आउट करना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए ऐसा है, एक होता है अर्ज होना, मतलब बहुत दिली इच्छा है, हाय मेरे को ये सब कुछ मिल जाए, समझ रहे हो मेरी बात, ये होती है अर्ज, इसको, ये तो पागलपन है। एक होता है चीजों के बारे में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि भाई कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। कोई चीज अच्छी है तो क्यों? कोई चीज 1 करोड़ की गाड़ी आती है, अपने पास 3 लाख में गाड़ी आ जाती है, 1 करोड़ और 3 लाख में 97 लाख का फर्क है, क्यों? ऐसा क्या डाला उन्होंने? इंजन बड़ा कर दिया। भाई रोड तो अच्छे हैं नहीं, वो 300 की स्पीड पे गाड़ी चलेगी नहीं, चल सकती है अगर रोड अच्छे हो तो, पर रोड अच्छे नहीं है तो चल नहीं सकती, तो क्यों ले रहे हो? समझ रहे हो बात? तो मतलब सर मजे के लिए ये लॉजिक नहीं है, ये गाड़ी लेने का लॉजिक नहीं कि इंजन बड़ा है या स्पीड बड़ी है। फिर उसके बाद कंफर्ट अच्छा है, चलो ये मान सकते हैं, लेकिन कंफर्ट के लिए 97 लाख देने। आप ना ऑल्टो के अंदर भी कंफर्ट बनवा सकते हो, ऑल्टो को बीच में से कटवाओ, लिमोजिन के जितनी बड़ी बनवा लो, टायर करवा लो बड़े, अंदर उसके सीट कवर वगैरह पूरी, अपने पूरा घर जितनी बनवा लो, ऑल्टो को मॉडिफाई करवा लो, गाड़ी बिल्कुल हो जाती है 10-15 लाख रुपए में। तब भी 97 नहीं लगने वाले। तब हाँ वही करो, 15 लाख में मॉडिफाई हो जाएगी गाड़ी, तो दिक्कत क्या है, समझ रहे हो। और लिमोजिन बन जाएगी जिसमें बेड भी लगा होगा अंदर, सोफा भी होगा अंदर, है ना, एक एसी वाला वो सिस्टम भी लगवा लेना। अब आपको लगेगा उसका इंजन छोटा रहेगा, इंजन भी बदलवा दो, ट्रक का इंजन लगवा दो यार, 10 लाख में आ जाएगा, तब भी 20-30 लाख में आपकी गाड़ी तैयार है। और 1 करोड़ वाली से ज्यादा बड़ी होगी, 1 करोड़ वाली से ज्यादा कंफर्ट होगा, उसमें सैफ सोफा है, बेड है, एसी है, सब कुछ है ना। तो ये चीजें सोचने के लायक है कि क्या हम इतना पैसा वर्थ है, मुझे नहीं लगता। बस एक स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, बस ये, इसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं। ठीक है, कुछ गाड़ियां अच्छी भी आती हैं, ऐसा नहीं है, उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स होते हैं। सेफ्टी फीचर के लिए मैं बोल सकता हूँ, जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसको मतलब उड़ा नहीं सकता कोई, उसको बॉम्ब नहीं अटैक करता, वो महंगी आ रही है, वैल्यूएबल है, लायक है, देखने लायक है, सोचने लायक है, भाई हमें सेफ्टी चाहिए, ठीक है, ये चीज मानने लायक है। ठीक है, 5 स्टार गाड़ी है, एयर बैग है, ये चीज मानने लायक है। ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ये चीजों पर नहीं कि बस वो कीमत ज्यादा है क्योंकि ब्रांड वैल्यू और बड़ा इंजन है, दैट्स नॉट द वर्थ, है ना। तो ऐसी चीजें जरूर सोचिएगा जब लाइफ के अंदर करें। हम दूसरों को देखकर कई बार मैनिपुलेट हो जाते हैं, लेकिन दूसरा हो सकता है उस चीज से दुखी हो, और मैंने बहुत से दोस्त देखे हैं मेरे जो एप्पल से दुखी हैं। ठीक है, पता है एक दोस्त बैठा था और एक मैं बैठा था, उस दोस्त के पास में मतलब 2 दोस्त हम बैठे थे और एक मैं था, तीसरा बंदा। तो एक दोस्त के पास एप्पल का फोन था, तो पता है वो कहता है एप्पल तो एप्पल है यार, एक बार इसको चला लिया तो पागल हो जाओगे। तो मेरा दोस्त दूसरा बैठा, पता है क्या कहता, देख देख ये देख, ये कर सकता है एप्पल में, देख 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 ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, करके दिखा, करके। कहता कुछ नहीं कर सकता, और तेरे एप्पल में बता एक भी चीज जो मैं ना कर सकूं।
था एक भी गिनवा दे, और उसको एक भी नहीं मिली। तो वो बेचारा चुप हो गया। मैं कहा ये एप्पल वाले ना ये ऐसे ही मानते हैं, इनको बस लगता है। आपका दोस्त बड़ा अच्छा था। अरे उसने मतलब बड़े तरीके से उसको बताया कि कहता भाई कुछ नहीं इन चीजों। खैर अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए एनेंशियोमर्स डायस्टीरोमर करेंगे भी, इसमें ऑप्टिकल है, ये नई चीज है, बाकी सब सेम है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैं बोल रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन, हम फोन की कॉन्फ़िगरेशन, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, कौन सी चीज कहाँ फिट है, कितनी है, उसका साइज क्या है ना, वो है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं हमारे ऑप्टिकल, यानी कि आप ऐसा कह लीजिए कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कनेक्टिविटी सेम है। आपके पास एक फोन है, एक मेरे पास फोन है, आपके पास फोन के अंदर है 6 GB रैम, मेरे वाले फोन में है 4 GB रैम। कनेक्टिविटी तो सेम है ना, रैम तो सेम है, उसी जगह लगी हुई है। समझ में आ रहा है? यस सर। कनेक्टिविटी, लेकिन रैम एक में ज्यादा एक में कम है। तो वैसा ही ये होते हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है। यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चीजें सेम लगी हुई हैं लेकिन वो चीजें छोटी बड़ी हैं, उनका इफेक्ट छोटा बड़ा है। चीजें सेम लगी हुई हैं, सेम जगह पर लगी हुई हैं, लेकिन इफेक्ट छोटा है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोर इन नॉन इंटर कन्वर्टिबल और आइसोलेबल, ठीक है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं ऐसी चीजें कॉन्फ़िगरेशन। और कन्फर्मेशनल क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल और नॉन आइसोलेबल, जिन्हें आइसोलेट किया जा सके। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो आइसोलेट किया जा सके, आइसोलेट का मतलब अलग करना। तो आप रैम को अलग निकाल लो, है ना, प्रोसेसर को अलग निकाल लो। कन्फर्मेशन क्या होती है भाई, कन्फर्मेशन ऐसे है कि सपोज, कन्फर्मेशन कैसे बताऊं, सर पूरी तरह मिल चुका है। कन्फर्मेशन का मतलब है चीज तो एक ही है, ठीक है। आपके पास में एक बेड है, कन्फर्मेशन को ऐसे समझो, आपके पास एक बेड है, उस बेड को आपने बिल्कुल फोल्ड करके ऊपर दीवार के सामने लगा दिया, नीचे कमरा खाली, उस बेड का आधा हिस्सा खींच के आपने सोफा बना लिया, बेड एक ही है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि आप बेड और सोफे को अलग नहीं कर सकते। आप यूं नहीं कह सकते कि मैंने सोफा अलग निकाल लिया, लो जी सोफा रख लिया, अब बाकी का बचा हुआ हिस्सा ये देखो बेड बन गया इसका, वो बेड बनेगा ही नहीं। यस, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो इसको बोलते हैं नॉन आइसोलेबल, जो आइसोलेट ना हो सके। आइसोलेबल मतलब आइसोलेट, जो आइसोलेट ना हो सके। एक ही मॉलिक्यूल है, उसी को कभी आप बेड बना रहे हो, सोफा बना रहे हो, बेड बना रहे हो। सोफे और बेड की साइज सेम है। मैं क्या करता हूं पता है सोफे और बेड में, कि बेड जो 6x6 है, 6 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा है, उसको आधा बीच में से काट दिया, मतलब काट के ऑलरेडी पीस बना रखा, और उस 3 फुट के पीस को दूसरी साइड लगा देता हूं, तो वो 6 फीट बाय 3 फीट का मेरे पास सोफा बन गया। 6 और 6 12 फीट, 12 फीट बाय 3 फीट का। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। है ना। जैसे मान लीजिए ये एक चौरस डब्बा है, इस चौरस डब्बे में से मैंने यहाँ से इसको कट लगा रखा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करके और इस तरह से डबल साइज में यहाँ से इकट्ठा, तो इस आधे हिस्से को उठा के मैं यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये वाला आधा हिस्सा यहाँ लग गया। तो ऐसे करके मैं ये कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं कि क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास बेड है या फिर सोफा, या दोनों अलग अलग है? नहीं, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही चीज है। कभी मैं उसका बेड बना देता हूँ, कभी मैं उसका सोफा बना देता सर आप हूँ। बस उसको उस स्टेट में कह सकते हो कि हाँ वो उस वक्त बेड है। हाँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बेड सर है, उसकी रोटेशन कर देते हैं आप। हाँ, सिंपली उसको घुमा फिरा के इधर उधर से जोड़ देते हैं। तो ऐसा उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, कभी बेड सोफा बन रहा है, कभी सोफा बेड बन रहा है। नॉन आइसोलेबल, दोनों में से एक चीज को अलग निकाल लिया और दूसरी अलग हो गई, ये ऐसा बड़ा नहीं हो अच्छा आइडिया। समझ गए? यस, मतलब एक चीज यस सर। मैंने बेड को अलग निकाल लिया और फिर मैं कुछ सोफा बच गया, नहीं, बेड निकाले तो सोफा नहीं बचेगा, सोफा निकाल लिया तो बेड नहीं बचेगा, है ना। तो यानी वो एक ही है, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते, आप उनको अलग कह ही नहीं सकते, दैट इज नॉन आइसोलेबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर ये तो कन्फर्मेशन। बड़ा बढ़िया आइडिया है। बढ़िया आइडिया है, चलो ठीक है। तो फिर बेड और सोफा सर बनाइएगा। सुबह सुबह उठ के बेड सोफा बना लेंगे, रात में सोते वक्त बेड बना अरे लेंगे, ऐसे बहुत जो सारी कोई आए तो अच्छा लगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं बेटा, लेकिन वो ना बड़ी महंगी आती हैं। तो आप अपना जो कोई मिस्त्री हो, लक्कड़ का मिस्त्री है ना, उसके साथ दोस्ती कीजिए, आइडिया खुद का लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा बहुत वीडियो देखिए, और उसके बाद आप ऐसी चीज बनवा सकते हैं। लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे आइडियाज हैं, और आप अपने हिसाब से उसको बनवा सकें। लेकिन फिर भी एक चीज बता देता हूँ, फिर भी कुछ कमी रहती है इन चीजों में। क्या कमी रहती है? इनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती जितनी एक इंडिविजुअल सोफा या इंडिविजुअल बेड बनवाएंगे। एक चीज अगर स्ट्रेंथ उतनी ही रखोगे तो फिर आपका थोड़ा सा पैसा एक इंडिविजुअल चीज के मुकाबले तो ज्यादा लगेगा। मतलब सोफे और बेड दोनों को बनवाने में दुगना पैसा लग रहा है, तो यहाँ आपका पैसा 1.5 1.5 गुना ही लगेगा, डबल नहीं लगेगा। बट
घर वाले इस चीज को पसंद नहीं करते, 1.5 गुना पैसा लगा के और दोनों चीजें खराब कर दी तुमने, समझ गए? वो Yes, कहते हैं सिर्फ Yes, बेड sir. बना, तो इसलिए हम लोग इन चीजों को बनवाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जो लोग फालतू के झंझटों में ना, मैंने सर अब जो एक इंसान रहता है घर में उसके लिए तो ठीक ही है। हाँ बहुत बेस्ट आइडिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये पैसा उसके पास भी होना चाहिए। मैंने एक ना आइडिया देखा था, क्या बोलते हैं उसको, एयर बेड, हवा वाला बेड, पूरा बेड जितना हो जाता है, पता नहीं कितना 48-49,000 का था, 40 से 50,000 के आसपास। काफी कम हो गया सर। 6x6, 6 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा, और हाइट उसकी लगभग 2.5 फीट थी। लेकिन उसमें हवा भरनी पड़ती थी, बिजली में लगाओ और वो हवा वाला पंप चल पड़ेगा, और उस पंप का नोब उस बेड पे लगा दो, कपड़ा सा होता है, उसको आप फोल्ड करके रख सकते हैं, एक अटैचिंग टाइप में बन जाता है वो, और जैसे आप उसको लगाओगे वो बेड बन जाता है। और उसके ऊपर बैठते हो ना तो थोड़ा फ्लफी टाइप में है, मतलब इतना भी यूं नहीं है जितना अपने सॉलिड बेड होते हैं, हिलते नहीं है, वो तो हिलेगा यूं 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 यूं। अरे 50,000 लगा के हिलना है उस पे, डर नहीं लगेगा? बट कुछ लोग पता है क्या, ये तो कैंपेइंग के लिए बहुत अच्छा, जब हम बाहर जाते हैं पहाड़ों पे तो हमारे गाड़ी में रख लिया बेड, ठीक है, 50,000 का बेड है, छोटा सा बेड, एक अटैची की तरह गाड़ी में आ जाता है, और कैंपेइंग करते हैं, कैंप लगा लिया, कैंप लगा के नीचे बेड बिछा लिया। मैंने कहा वाह क्या आइडिया है, फालतू की सिरदर्दी, कैंप लगाने जाते हैं लोग, ये काम। मतलब पता क्या होता है एक्चुअल में, आप लोगों ने विदेशों में देख सिस्टम देखा था, आजकल अपने इंडिया में भी हो रहा है, लोग डेवलप हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन रीजन क्या है, वेले लोग होते हैं, पैसा है ज्यादा, काम धंधा कुछ होता नहीं, घर बैठे बोर होते रहते हैं, चलो जंगल में चलेंगे, वहां पर रहेंगे 2-3 दिन, एडवेंचर, वहां पे कोई सांप वाप काट लेगा या कोई किसी को उठा के लेगा ना रात को, कोई भालू वालू, उसके बाद में रोते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, न्यूज में आई थी, याद है वो? यस सर, वो टाइटैनिक वाला। जैसे टाइटैनिक वाला। हाँ, पनडुब्बी में गए थे वो कुछ लोग, यस सर। पता नहीं यस सर, कितने लाख रुपए लगा के, पता नहीं 20 लाख रुपए। सर 2 करोड़ एक पे लगा था। हाँ 2 करोड़। 2 करोड़ ऐसा जो भी था, उतने करोड़ लगा के, और वो देखने गए थे। अरे बेवकूफो, टाइटैनिक ही देखने को मिला तुम्हें, घूम फिर के आओ, चलो ठीक है। सर उस कंपनी के वो जो सीईओ थे वो सेफ्टी पे ध्यान भी नहीं रखते थे, फिर वहाँ के एम्प्लॉय ने केस भी किया था वहाँ की उस पे, कंपनी पे। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना था। हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना था। बन गया सर वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्हें बस यूजलेसली मजे करने थे। हाँ यूजलेसली मजे, जिसको कहते हैं ना एंजॉय करने जा रहे थे, लेकिन सारे, अब देखो उनका स्किन, जिसको कहते हैं ना, एक स्किन का बाल भी नहीं मिला, सिर का बाल भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो सब गायब है। अब सर वो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कार्बन फाइबर के ऊपर, है ना, अब उनका मलबा देखने कोई और जाएगा। कमाल है ना, उसका मलबा ढूंढेगा और फिर कहेगा मैंने ढूंढ लिया मलबा, ये काम कर रहे हैं। वो बात सही है, साइकिल चलती रह गई ये वाली। हाँ वो बात हो गई कि अंग्रेजों के लिए मैंने एक चीज सुनी थी, मैंने कहीं ना ऊट पटांग रिकॉर्ड सुने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई कुछ कह रहा है, मैंने अपने हाथ को ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया, वैसे मोड़ दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एक बंदा आता है कहता देखो जी मैंने एक फिंगर से पत्थर को 2 इंच घिसा दिया, मार्बल पत्थर स्टोन 2 इंच गहरा गड्ढा कर दिया, सिर्फ एक फिंगर से रगड़ के। ठीक, अब फालतू बैठा है, हर रोज उसको रगड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा। क्या कर रहा है भाई तू? वेला बैठा है, जब कोई काम ना हो ना, किसी को कह दो घास उखाड़ दो, है ना। वो जो माली होते हैं ना, खेत में के जो रखवाले होते हैं बाग के, और जनरली मैंने स्कूलों में देखा है कि छोटा मोटा बाग होता है वहां पे, तो प्रिंसिपल से माली पूछता है कि सर कोई काम है? वो कहता है यार काम तो कुछ है नहीं, क्योंकि सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उसको प्रिंसिपल को जब काम देना होता है, पता क्या बोलेगा? घास उखाड़ना है। अब वो घास उखाड़ेगा कटिंग वाली मशीन या कसी से नहीं, हाथ से उखाड़ना है, एक एक तिनका अलग अलग करना है। सुबह से बेचारे ने शाम तक, हो सकता है उसको 10 बाय 10 एक रूम के जितना उखाड़ दे वो सारा। उसके बाद में शाम को बोलेगा कल इसको दोबारा लगाना है, यहीं पे लगाना है। जब कोई काम ना हो तो यही बोलते होते हैं कि घास उखाड़ लो, समझ गए। तो लोग वेले होते हैं, फालतू के रिकॉर्ड भी बनाते हैं, फालतू में जाते हैं, ये सिर्फ पैसा है। वेले होते, पैसा भी निकालते रहते हैं। पैसा, जब पैसा बढ़ जाता है ना बेटा, याद रखना, तब ऐसा होता है। और ये चीज मतलब ठीक है, पैसा होना चाहिए, दैट्स नॉट द बैड थिंग, लेकिन आप ऐसी चीजों के लिए एडवेंचर करने की बजाय कुछ अच्छी नई चीज सीखिए, है ना, किसी की हेल्प कीजिए, ये चीजें अच्छी होती हैं, बजाय कि आप फालतू में एडवेंचर करो। और वो भी फालतू का एडवेंचर, इसमें एडवेंचर कुछ नहीं होता, ये भी बता देता हूँ, वो फिर भी बोर ही रहते हैं, वो अपनी लाइफ से ही सेटिस्फाइड नहीं होते। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, पैसा जरूर से था लेकिन अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो रतन टाटा किसी को पैसा दे दे तो ज्यादा,
मैंने एक चीज सुनी थी बेटा रतन टाटा की, बहुत अच्छी लाइन लगी, कहता मैंने बहुत कुछ किया, पैसा भी कमाया, बहुत सारा कंपनी पे पैसा लगाया, लेकिन लास्ट में उस लीजेंड बंदे ने, आज तक का लिविंग लीजेंड मानते हैं उस बंदे को, रतन टाटा को, यस वेरी नाइस पर्सन, है ना, 5% शेयर्स लिया बस, है ना। सुनिए वो बंदा पता है क्या करता है, वो बंदा जितनी कमाई होती है सारे एम्प्लॉइज में बांटने के बाद, सारा खर्चा करने के बाद जो बचत होती है उसकी, उस बचत का 50% डोनेट करता है। कुछ लोग पता है क्या दिखाते हैं, मतलब ये देखो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी, इसके पास इतने पैसे हैं, ये दूसरा वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी, ये तीसरा रिलायंस वाला आ गया, है ना, मार्क जगरबर आ गया, वो एप्पल वाला आ गया, सारे बंदे ढूंढ लिए इन्होंने, है ना, और ये क्या नाम है अपना माइक्रोसॉफ्ट वाला आ गया, सारे बंदों के नाम ले दिए, ये लो जी ये वर्ल्ड के 1 2 3 4 है, इन्होंने, इनके पास इतना 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 पैसा है। फिर रतन टाटा का नाम आता है, कहता है इन्होंने ना इतना तो डोनेट कर दिया जितना इन्होंने, इनके पास टोटल है। अरे उनके पास 135 कंपनी है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उस मतलब जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा पैसा है आज, जो नंबर 1 अमीर है, उसके पैसे के बराबर आज जितना उसका, उसके पैसे के बराबर तो रतन टाटा डोनेट कर चुका है। कहता है इतना तो दान कर दिया, और बाकी का देखो उसने इतना ही और कमाया होगा, 50% तो अपने पास रखता है, 50% ही दान कर रहा है, तो उसका तो मतलब उतना तो उसके पास ऑलरेडी है, समझ रहे हो। तो सोचो जरा, यानी ये भी एक चीज होती है। तो रतन टाटा ने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात थी, इसको दिमाग में बिठा लेना। कहता मैंने बहुत कुछ किया और लास्ट में मुझे समझ में आया, जो चीज दान देने में ना, किसी की हेल्प करने में जो मजा है और जो नशा है, करके देखिएगा, शुरू में ये चीजें फील नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपकी टेंशनें बढ़ती हैं और पैसा बढ़ता है, और टेंशन के साथ पैसा बढ़ता है, पक्की बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप वो डोनेट करना शुरू करते हैं, कुछ पैसा, सारा नहीं, अपने लिए भी रखिए, डोनेट करते हैं, बहुत खुशी होती है, और किसी बंदे को जिसको जरूरत है, आप दिल से बहुत हैप्पी होंगे। मैंने मेरी लाइफ में 60% स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टीच किए, 60%, कभी किसी से उनसे फीस नहीं ली है, सोच सकते हो। और मेरे को बहुत तो वैसे ही कर रहे हो, मेरे को बहुत खुशी हुई। नहीं बेटा, अभी हमें सैलरी मिलती है कंपनी से, ठीक है, आप लोगों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये एनजीओ है, लेकिन सैलरी हम लोग सैलरी ले रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ इतना जरूर बता देता हूँ कि हमारी सैलरी जो है, हमें ये कह के लगाया जाता है कि एनजीओ है जी, बच्चों का भला करना है, तो हम लोग जब बार्गेनिंग करते हैं ना सैलरी के लिए, तो हम सोचते हैं चलो यार बच्चों का भला हो जाए, तो कुछ सैलरी हमने उनसे कम डिमांड की, क्योंकि हम भी भला चाहते हैं आप लोगों का। तो यूँ कह सकते हैं कुछ छोटा सा एक जो भी है सर, हमारा कम से कम आप दान तो दे रहे हो ना, कुछ कह सकते हैं, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, दान का पता नहीं, बट कंट्रीब्यूशन है कि हमने कम सैलरी पर जॉब करना पसंद कर लिया, कि चलो कोई बात नहीं है ना, तो वैसा कह सकते हैं, बट इसको मैं नहीं मानूंगा कि ये कोई डोनेशन है। चलो भाई, तो कन्फर्मेशनल समझ में आ गया होगा, क्या होता है कन्फर्मेशनल? यस सर। बेड और बेड को इंटरचेंज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? जो आपने देखिए, एक आपने बेड की एक चेयर बना दी, बेड की बेड नहीं, क्या बोलते हैं, सोफा, सोफे की एक चेयर, सिंगल सोफा। हाँ बेटा, आई नो रिकॉर्डिंग चल रहा है, नो वरी, ठीक है, कभी कभी ऐसी बातें हो सकती हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमेशा पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहते हैं, कभी कभी जनरल बातें रिकॉर्डिंग में भी वो हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखिए भाई, अब होता क्या है, अब जरा सीरियस होके पढ़ेंगे, बातें खत्म हुई, समझ गए। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अपने सोफे की एक चेयर बनाई, सोफे की एक सिंगल चेयर वाला सोफा आपके पास, सिंगल चेयर वाला, और एक आपके पास सिंगल चेयर है, प्लास्टिक की सिंगल चेयर, जिसके ऊपर मैं अभी बैठा हूँ, ठीक है। इन दोनों चीजों को, इनको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। दोनों बैठने के काम आती है, लेकिन दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। यस, क्लियर है? यस सर। तो वैसा ही यहाँ पर होता है कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें एनेंशियोमर बनते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेफ्ट या राइट में जाती है लाइट, है ना, ये एनेंशियोमर्स है। और डायास्टीरियोमर्स होते हैं, डायास्टीरियोमर भी ऑप्टिकल होते हैं और ज्योमेट्रिकल भी होते हैं। ज्योमेट्रिकल आपको पता है, अब डायास्टीरियोमर का ऑप्टिकल कौन से होते हैं वो भी हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। यस, ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। यस ठीक है। अब बात आती है बेटा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो देखो अब हमने कर लिया, देखो ये वाला लोगो लगा हुआ मिलेगा आप लोगों को, ये जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, अवंतिका, तो ये हमारे ही नोट्स हैं, नो वरी। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, दीज आइसोमर आर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन, द स्पेशल अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इन्होंने अब बता रखा है, ये वर्ड्स अगर आप भूल जाओ, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम कैरेक्टराइजेस ए पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर, यानी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो वो डिफरेंट होती है, सीधी सी बात है ना। डिफरेंट मतलब इन द सेंस कंप्लीट डिफरेंट नहीं है, सब एटम सेम है, लेकिन एटम की स्पेस की अरेंजमेंट अलग है। अब आप कहेंगे तो स्ट्रक्चर में भी होता है, कनेक्टिविटी सेम है, स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी सेम नहीं होती। एक एटम दूसरे के साथ जुड़ जाता है, कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन लगा, सेकंड के साथ क्लोरीन लगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, क्लोरीन लगा उसी कार्बन से,
लेकिन उसने अपना ओरिएंटेशन, अपनी दिशा बदल ली। दिशा, यहाँ वर्ड याद रख सकते हैं दिशा से। क्लियर है भाई? कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब दिशा ही बदल ली। क्लियर है? यस सर। हालांकि इसको फोन वाले से थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा, फोन में रैम तो वही लगती है, ऑब्वियस सी बात है, बस रैम का साइज कम ज्यादा हो जाता है, दिशा नहीं बदलती। यहाँ साइज का चक्कर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर अराइजेस ड्यू टू द नॉन इंटरकन्वर्टिबल। ये हमने पढ़ लिया, नॉन इंटरकन्वर्टिबल में बता चुका हूँ। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। एट रूम टेम्परेचर, सिंस दीज आर नॉन इंटरकन्वर्टिबल, क्योंकि ये नॉन देयरफॉर कैन बी सेपरेटेड, तो इनको कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट किया जा सकता है। ये भी मैंने बोल दिया। आइसोलेट पीछे ऊपर लिखा होता है ना, आइसोलेबल, आइसोलेबल मतलब आइसोलेट करना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इसके बारे में ये तो सिस और ट्रांस होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द स्पेस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हाँ भाई, ये वर्ड याद रहेगा। मैं जो वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उनका रट्टा मार लेना, आप लोगों को एग्जांपल से तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर वर्ड आपको लिखना होगा पेपर में, उसमें आप गड़बड़ ना कर दें। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन याद रहेगा ना ये? यस सर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड द फिनोमेनन नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिर्फ एक ही वर्ड है, इनका हाईलाइटेड नहीं कर रहे, ठीक है। सर हमें कब तक मिलेंगे नोट्स और मॉड्यूल? बेटा देखो, मॉड्यूल और नोट्स जो है ना वो जल्दी ही मिल जाएंगे, लेकिन ये मत पूछो मुझसे, मैंने आपको बताया था कि देखो कंटेंट टीम जो है वही डिसाइड करेगी, ठीक है। इस महीने कह रहे थे कि मिल जाएंगे, जुलाई तक, लास्ट तक मिल जाने चाहिए, ठीक है। ये मेरा गैस है, बट मेरा इसमें कोई हाथ नहीं होता बेटा। मेरे पास इंफॉर्मेशन पीछे से आती है, वो मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ, लेकिन वो सही कितने % होगी, क्योंकि पीछे से इंफॉर्मेशन बदल गई, तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना। समझ सकते हो आप लोग? बट आप लोग कहोगे सर आप कह रहे थे, क्योंकि आप लोग हमसे कनेक्टेड है, आपको वो पीछे वाले लोग नहीं जानते, तो वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं, कई बार गलत भी बोल देते हैं, ऐसे ही कि बच्चे पूछ रहे हैं चलो ये आंसर दे दो, है ना, फिर उसके बाद में हम वो आंसर दे देते हैं, फिर आप लोग हमसे ही बोलोगे कि ऐसा है। तो देखो बैकएंड में काम चल रहा है, बिल्कुल 100% काम हो चुका है, मिलने वाला है काम, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज नहीं, क्योंकि हमारी भी उनके साथ कनेक्टिविटी सीधी सीधी नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पर्सन्स हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन जब 2 से 3 पर्सन्स में बट जाती है ना, तो आगे इन्फॉर्मेशन का सत्यानाश हो जाता है। समझ गए? बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे कोई नाम हो, मुश्किल सा नाम हो, सपोज दैट, जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, बाईजू में मेरे साथ पढ़ाता था, ठीक है, आकाश में, बाईजू में आकाश में मेरे साथ पढ़ाता था। हिज नेम वाज ललाटेंदु मोहपात्रा। ललाटेंदु मोहपात्रा, ललाटेंदु भगवान शिव का नाम है, ललाटेंदु, ठीक है। मोहपात्रा उसका अलग से शायद कुछ सब कास्ट होगी, उसकी कास्ट होगी, जो भी है। ललाटेंदु मोहपात्रा नाम मुश्किल है ना थोड़ा सा। अब मान लीजिए आप लोग, चलो ठीक है, +2 में पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे इंग्लिश नेम्स याद करते हैं, स्टीरियो आइसोमर, ये वो फलाना ढिमकड़ा, तो हम इस नाम पे थोड़ा फोकस करेंगे, हमें शायद याद हो जाए और हम ठीक से प्रोनाउंस कर सकें। मेरे बहुत से दोस्त थे, वो बोलते थे, वो मेरे को जो ललाटेंदु था, वो मेरे को बोलता था सर यू आर स्पीकिंग द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ माय नेम एंड देयर आर मेनी पर्सन हु आर नॉट वेल प्रोनाउंस्ड माय नेम। तो कहता आप बिल्कुल सही बोलते। तो उसने अपना एक नाम रखा होता, निक नेम था उसका सचिन, ठीक है, एक्चुअल नेम था ललाटेंदु। तो मैंने उसको बोला यार सचिन आपका नाम है, दैट्स द वेरी वेल थिंग। तो बोलता है नो सर यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, आई अप्रिशिएट यू, और मेरे को अच्छा लगता है जब आप मेरा पूरा नाम लेते हैं ऐसे कि ललाटेंदु सर, क्योंकि बाकी के लोग नहीं ले पाते थे, ठीक है, कहता बहुत से लोग नहीं ले पाते, वो मेरे को सचिन बोलते हैं, बट आप लो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब अगर यही नाम आप लोग अगले 10 लोगों को बताएं, 10 छोड़िए, पहले अपने मम्मी को बताइएगा, हमारी मम्मी ही घर में रहते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, वो ऐसी चीजों पर फोकस कभी नहीं करते, तो उनका माइंड यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लेडीज। पापा को बताइए, वो अपने काम से काम रखते हैं, उनका काम भी नहीं चलेगा। मतलब एज्ड पर्संस, मम्मी पापा का मतलब है एज्ड पर्संस को बताइए, जो पढ़ाई से रिलेट नहीं रखते हैं, वो इस नाम को याद नहीं रख पाएंगे, वो ललाटेंदु समथिंग समथिंग पता नहीं क्या बोलेंगे, ललाट बिंदु, है ना, बिंदु ललाट, कुछ ऐसा कुछ, लल्लन टॉप कुछ भी बना देंगे उसको। तो लाइक दैट, तो अगर ऐसे 10 पर्सन को आप नाम बताते हैं, तो 10वें पर्सन से वापस पूछेंगे कि क्या नाम था, तो क्या बताएगा वो आपको, समझ गए? तो इंफॉर्मेशन जो पहले पर्सन से लास्ट पर्सन तक जाती है और काफी हद तक वो रिलेट करती है, तो उसका सत्यानाश हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हम 10वें पर्सन है बेटा, और आप 11वें हो, तो इन्फॉर्मेशन का सत्यानाश हो जाएगा। बट हाँ, इतना कंफर्म्ड है, ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इस महीने में नहीं तो अगले महीने में मिल जाएंगे, क्योंकि
इस पे वर्क पक्का हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, इस पे 100% वर्क हो रहा है, ठीक है, और आप लोगों के नोट्स छापे जा रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। क्लियर है? यस सर। कंडीशनल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सॉरी कंडीशनल नहीं है, कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन होती है ये आप लोगों को पता है ना, डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, है ना, और उसके लेफ्ट राइट में होने चाहिए के बीच में। अब ये चीज देखिए जरा क्या है कंडीशंस, ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, ए बी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वजह देखिए, ए बी दोनों अलग अलग है, ये ए बी दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी अलग है, तो ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया आपके हिसाब से। ये क्या बन गया, सिस। ये दोनों आइसोमर हैं या नहीं है? हैं, सॉरी ये हैं, रिजिडिटी ये हैं भाई। क्लियर है? यस सर। यस अब कौन सा नहीं है, मैं क्या बता रहा था वो बताता हूँ, कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अब मैं अगर ये करूं कि यहाँ पर भी ए लगा दिया, यहाँ पर भी ए लगा दिया, यहाँ पर भी बी लगा दिया, यहाँ पर भी बी लगा दिया, अब बताओ इसका ये सिस है, आपको दिख रहा है ये सिस है क्योंकि दोनों एक साइड में, ये दोनों एक साइड में। यस बेटा? यस सर। तो अगर मैं इसको सिस कहता हूँ, इसका ट्रांस बना के दिखा दो अब। सर बनेगा ही नहीं। सर नहीं बन बनेगा सकता। ना, नहीं बन सकता ना। बस इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए मैं वो बताना चाहता हूँ। मतलब एक ही कार्बन से दोनों सेम एटम जुड़े नहीं होने चाहिए। अगर एक कार्बन से सेम एटम जुड़े हुए हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अगर एक कार्बन से दोनों अलग अलग हैं फिर वो सिस ट्रांस बनाएंगे। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, गेटिंग इट। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो साथ में इसमें दूसरी कंडीशन क्या है। एक तो ये कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन से सेम एटम नहीं जुड़े होने चाहिए। दूसरा देखो क्या है, डबल बॉन्ड जो है, कम से कम डबल बॉन्ड जो जरूर होना चाहिए, तो ताकि रोटेशन ना हो सके डबल बॉन्ड का। अगर आप दोनों कार्बन को ऐसे और ए और बी को आपस में ऐसे ऐसे हिला दोगे, ए को बी करना चाहोगे, बी को ए, एटम खुद तो करेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा, और आप जब करोगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यस, यस सर। तो रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिडिटी ऑफ रोटेशन, रोटेशन नहीं होना चाहिए। रिजिड सख्त होता है, रिजिड का मतलब। डिस्क्राइब द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन, हिंडर्ड बोल सकते हैं, छुपी हुई है, नो रोटेशन ये भी बोल सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। देखिए भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन और इन ए रिंग। डबल बॉन्ड हो सकता है या रिंग भी हो सकती है, ये पॉइंट इनको हाईलाइट करना चाहिए था और क्या बोलते हैं बोल्ड लेटर्स में देना चाहिए था, बट इट इज नॉट इन द बोल्ड, बट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड और रिंग, क्योंकि जनरली हम डबल बॉन्ड को ही हमेशा एग्जांपल को याद रखते हैं, आप लोगों को वही दिमाग में होगा, लेकिन रिंग भी ऐसा कर सकती है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लगाया। रिजिडिटी ऑफ रोटेशन, तो देखिए रिंग में क्या हो रहा है, ए और बी जुड़े हुए हैं, ए और बी जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एटम से दोनों अलग अलग जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ए और ए, यहाँ पर देखिए बी भी सेम साइड में है, यहाँ पर ए और ए अपोजिट साइड, बी और बी अपोजिट साइड। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लिखा हुआ है, यानी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं कि डबल बॉन्ड में होगी या रिंग में होगी। आगे देखिए, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच्ड एट ईच डबली बॉन्डेड। ये मैंने अभी अभी आपको बताया, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं शुड बी अटैच्ड एट ईच डबली बॉन्डेड कार्बन। अब इसका मतलब समझ में आया, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप होने चाहिए, ये ऐसे कह रहा है। तो फिर इसको उल्टा कह देता, ज्यादा ठीक नहीं था कि वन कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, वन कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ईच कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, ये लिख सकते हैं, है ना, दैट इज बेटर। तो भाई ऐसे करके आपको ये याद रखनी है बात, या लिख दूं इसको क्या, ईच कार्बन must have different group, डिफरेंट ग्रुप। ग्रुप या एटम, अब इतना आप समझ लेना, एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई, एक ही बात है इसका। तो यहाँ पर देखिए ए बी बी ये तो बनाएगा, ए बी बी ये भी बनाएगा, ए बी बी ये भी बनाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो, तो ये नहीं दिखाते हैं आइडेंटिकल बट नॉट ज्योमेट्रिकल, ये आइडेंटिकल हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ए एक साइड में है,
बी और ए एक साइड में है और यहाँ पर ए एक साइड में है, ए और बी उल्टा है, तो ये आइडेंटिकल है, नॉट ज्योमेट्रिकल। तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, आइडेंटिकल नॉट ज्योमेट्रिकल। सेम है ये वाले एटम, ये वाले एटम सेम है। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, आगे देखिए जरा। ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मस्ट हैव टू नियरली इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होने चाहिए, नियरली सेम प्लेन में, ये भी याद रखना, वरना सिस और ट्रांस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर उनका प्लेन ही बदल गया? तो प्लेन मतलब टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं, तो सिस ट्रांस नहीं हो सकते। तो ये भी एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन है। तो जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, मैं क्यों इंपॉर्टेंट लगाता हूँ अब मैं उसका रीजन बता देता हूँ आपको, जो बहुत कॉमन होता है, जो आप हर बच्चा सीख ही जाता है। क्या उसको पता है? डबल बॉन्ड होना चाहिए और इधर उधर लेफ्ट राइट में होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन चीजें। एक कॉमन से कॉमन बच्चा भी इसको रट्टा लगा लेता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो इसको मैं कॉमन चीजों को काउंट ही नहीं करता हूँ, वो तो आ ही जाएगी। तो उसके बाद क्या आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट लगा कि ये चीजें अगर आपको अच्छे से आती है तो कॉमन वाली तो आ गई। तो मेरा इंपॉर्टेंट लगाने का मतलब होता है कि वो चीज जो रेयरली होती है वो आपको याद रहनी चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगाया मैंने, रिंग लगाया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को जस्ट अंडरलाइन किया, तो ये तो आपको पता है, कॉमनली याद रहता है। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर याद नहीं रहता बच्चों को, और नियरली सेम प्लेन भी याद नहीं रहता। ये वो कंडीशन है जो सिस और ट्रांस के लिए। तो देखो एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है अलोंग बॉन्ड। इसका क्या मतलब है? अलोंग बॉन्ड क्या मतलब है इसका? अच्छा, अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब है अलोंग कार्बन 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 का तो आपको सीधा ही पता है। तो देखिए दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है, सिस है, दोनों हाइड्रोजन आर पार है, ट्रांस है। अब यहाँ पर बाकी के ये दोनों ग्रुप अलग थे, बिल्कुल अलग थे, आपको कोई दो ढूंढने हैं। यस बेटा, समझ में आ रही है? यस सर। कोई दो ग्रुप से होना चाहिए। अगर मान लो चारों ग्रुप कार्बन के अलग है, दोनों कार्बन के 4 ग्रुप डबल बॉन्ड है, बीच में अलग है, तो वो कैसा सिस और ट्रांस कैसे ढूंढोगे पता है? सर उसमें फिर पहले उसमें का रूल होता है, पहले एटॉमिक नंबर देखते फिर एटॉमिक मास, ऐसे कुछ रूल होता है उसका। हाँ CIP रूल लगाते हैं सर। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों ने सुना हो, बहुत अच्छी बात है। तो उसको बोलते हैं ई और जेड। वो सिस और ट्रांस नहीं होते, वो ई और जेड आइसोमर होते हैं, इनका नाम ही बदल यस जाता है। सर। सिस ट्रांस नहीं रहते, वो ई जेड हो जाते हैं, है ना? तो जेड का मतलब होता है भाई सिस और ई का मतलब होता है ट्रांस। ठीक है, ये उसमें वो होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे तो दो मिल रहे हैं सेम। तो यहाँ देखिए अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, दोनों CH3 सेम साइड में। ठीक है, ऐसा भी सिस ट्रांस हो सकता है, ध्यान देना। तो एग्जांपल्स को जरूर करना, गलती से ऐसा मत सोचना कि मेरे को आ गया तो मेरे को एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये सभी एग्जांपल you should have to make on your notebook with your pen and सर E इंटागोन और Z जिसमें होता है, जिसमें क्या 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 बेटा? ए मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन में E Z वाले में E जो होता है एंटी गिगन होता है और Z जिसमें होता है। हाँ 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 सही कह रहे हो। वो पता नहीं रोमन लैंग्वेज के जीजा मैन और एंटी की, बस यस बेटा, उसका मतलब यही होता है कि वो एंटी एक दूसरे के और वो सेम है एक दूसरे के। यस क्लियर है बेटा? सर हाँ बेटा। सर ये जो रिंग वाला एग्जांपल है, इसमें मतलब 3 ही ग्रुप अटैच्ड है। हाँ तो चौथा अपने आप हाइड्रोजन है ना, क्यों 3 है? यहाँ पर कार्बन को लगा लो, CH2 लो, बन गया ग्रुप। अच्छा हाँ ठीक है सर। है ना, बस वो छुपा हुआ है, इसीलिए बोलता हूँ लिख कर बनाइए। वाई एम से पहली बार देखने में ऐसा लगता है यार ये क्या है, और पेपर में बैठ के क्या आप रिसर्च करने बैठोगे क्या? माइंड में होना चाहिए और फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ये वो है, ठीक है, लगा निशान, चल आगे बढ़। 1 सेकंड का आंसर नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन अगर इसमें भी आप 5 मिनट, यार ये कैसे है, स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ, इससे ट्रांस बनेगा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं, हाइड्रोजन कहाँ गायब हो गया, ऐसे हो गया वैसे, ये सोचने बैठ गए तो कहानी खत्म। इसलिए सारा खेल प्रैक्टिस कर, सारा खेल प्रैक्टिस कर, समझ में आ रही? इसलिए बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो अपनी लेवल से। उसके बाद में जो अरिहंत 41 ईयर्स है, मैंने आपको भेज रखा है, वो भी करना शुरू कर दो। हर लेसन का लेसन वाइज है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा, वो उनके सारे कर लो। नहीं हो रहा, मेरे पास भेजिए, सॉल्यूशन भी है उसके अंदर, एनसीईआरटी की सॉल्यूशन वाली बुक भी आपको दी है, वो करना ही करना है। वो प्रैक्टिस कम से कम इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जब लास्ट के 3 मंथ बचेंगे तो हम अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे, और फिर क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सी चीज भूल गए आप, सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, सर ये भूल रहे हैं, ये चीज याद रह रही है, इसको कैसे करें, ये मुश्किल लग रही है, ये आसान है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है, इसकी कम हुई है, तो हम उसको स्ट्रेटेजिकली लेंगे कि किसको किस टाइम क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन करना तो इतना ही है, उसके बाद फिर उन्हीं चीजों को रिवाइज करना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अलोंग कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बात कर रहा है भाई। कार्बन क्या बेटा?
वो डिफरेंट ग्रुप वाला बताया था आपने, डिफरेंट अलग अलग हो तो सिस्टम्स कैसे ग्रुप बनाते हैं, उसका रूल बता दीजिए। अरे वो आगे आएगा तो बता दूंगा, मत चिंता करो, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं बीच में। ओके सर। ठीक है, हाँ पहले ये करते हैं फिर करेंगे। तो अलोंग कार्बन नाइट्रोजन कार्बन और वैसे बता देता हूँ, उसमें एटॉमिक मास देखते हैं, पीरियोडिक ऑर्डर होता है बेटा 1 2 3 4, जिसका मास सबसे ज्यादा वो 1 है, जिसका कम है उसको 2 है। दूसरी तरफ भी देखते हैं 1 और 2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, एक कार्बन पर 2 ग्रुप है। जैसे कॉमन आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन और CH3, इसका मास ज्यादा है, CH3 का इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। इधर ब्रोमीन और हाइड्रोजन में ब्रोमीन का ज्यादा है, इसको नाम दिया 1, इसको 2। अब 2 और 2 सेम साइड है, 1 और 1 सेम साइड है, क्या हो गया सिस। और अगर उल्टा होता तो ट्रांस हो जाता। बस इतना ही आसान है, कोई चक्कर नहीं। और सिस का मतलब है ई, ट्रांस का मतलब है जेड, बस खत्म। क्लियर है? ठीक है सर, समझ आ गया। उसमें कुछ कुछ चीजें आपको जब रूल पढ़ोगे तो अलग होंगे। जैसे डबल बॉन्ड सेम मिल जाए, कार्बन मिल गया पहला, उसमें भी पहला कार्बन है, दूसरे में भी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड मिल गया तो डबल बॉन्ड को 2 बार काउंट करते हैं। दूसरे वाले में डबल बॉन्ड मिल रहा है या सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, कार्बन ही है लेकिन, तो तब थोड़ा सा मतलब जब सेम सी चीजें आती है ना तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए रूल हम जरूर करेंगे, नो वरी। तो देखो भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट होता है, और इस तरह से देखिए ये आ गया एक, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है CH3 और OH, ये आ गया एक। क्लियर है? यस सर। अब देखो इन्होंने क्या किया, तो हम लोन पेयर और हाइड्रोजन को काउंट कर रहे हैं, इन दोनों को मान लीजिए हम ट्रांस ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है, लोन पेयर और हाइड्रोजन सिस है, ये हल्का है और इलेक्ट्रॉन तो उससे हल्का होता है, तो एक्चुअल में ये ई और जेड होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सारी चीजें अलग लगी हुई है, समझ रहे हो। बट एट लीस्ट इन्होंने लोन पेयर और हाइड्रोजन को एक काउंट करके इसको ट्रांस नाम दे दिया, इसको सिस नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, तो इनको बना के जरूर देखना नोटबुक पे। नेक्स्ट वाला देखो, लोन पेयर के साथ में इस तरफ C2H5 है, ठीक है, और इधर CH3 और OH है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, CH3 के साथ में लोन पेयर लगा दिया। ठीक है, लोन पेयर ऑब्वियस है, ये दोनों पलट जाएंगे तो CH3 ने हल्के हल्के लोन पेयर है, ये ट्रांस हो गया, और यहाँ पर लोन पेयर और ये सेम थे तो ये सिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, और इस तरफ ये CH2 लगा लो आप, है ना, यहाँ पर इसको CH2 मान लो, तो इस तरफ ये CH2 के साथ में है और उधर वो CH3 अलग से है। तो अब दूसरा वाला क्या होगा, और OH है, इन दोनों को बदला बस उसने, बाकी यहाँ नहीं बदला है, यानी इसको तो सेम ही रखा, दोनों साइड सेम है। ये भी एक कमाल की चीज है, ये ध्यान दे लेना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, H और OH और H को बदल दिया, मतलब एक्चुअल में तो यहाँ पर जो CH3 था अब वो इसकी साइड में आ गया, लोन पेयर की साइड में, और पहले ये लोन पेयर के आर पार था। अभी काउंट कर सकते हो, जैसे सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। ये ई और जेड वाली कॉन्फ़िगरेशन ही होनी चाहिए बजाय की उसके। नेक्स्ट वाले में भी लोन पेयर C2H5 है और लोन पेयर के साथ में अब CH3, और ये बन गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन लोन पेयर के अगेंस्ट देखो भाई, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अगेंस्ट क्या होगा, दोनों एक तरफ है लोन पेयर, ये बहुत आसान है, दोनों अलग अलग है, दूसरे को देखना ही नहीं है, दोनों एक तरफ है, दोनों अलग अलग है, बस दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलोंग द सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोएल्केन, मतलब रिंग में सिग्मा बॉन्ड के अगेंस्ट देखेंगे, ये दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों आर पार हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। अब देखो, एक तो ये रिंग होती है, बना के याद होगी, ऐसे नहीं याद होने वाली। एक तो ये रिंग होगी और एक ये वाली टेट्रा, मतलब 4 कार्बन वाली रिंग भी होगी, इसमें दोनों एक साइड हैं, दोनों अलग अलग साइड हैं। यस, क्लियर है? यस सर, क्लियर। बना के देखिएगा, याद रख लेना, बना के देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और रिंग में है वो, तो कैसे रिंग में हो सकते हैं भाई? देखो जरा, ये हाइड्रोजन इधर लगा और ये हाइड्रोजन इधर लगा हुआ, ठीक है, और इक्विवेलेंट टू दिस वन दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये है और इक्विवेलेंट टू दिस वन दिखा रहा है। समझ में आ रही है? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आर पार हैं, दिख रहा है? यस सर। ये आर पार हैं डबल बॉन्ड के, इस तरफ तो पूरी, ये मान लो इसको एक पूरी मैं मान लेता हूँ, ये पूरा एक, बाकी का तो भूल जाओ। ठीक है, इसको ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इधर से ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये आर पार है मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के अगेंस्ट। यस, दिख रहा है? यस सर। और ये हाइड्रोजन भी आर पार है डबल बॉन्ड के अगेंस्ट, तो ये तो सिंपल वो हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांससाइक्लो ऑक्टेन और ये ट्रांससाइक्लोहेक्सेन, हाईली अनस्टेबल होता है वैसे तो, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आइसोलेबल है, आइसोलेट कर सकते हैं इसको -90 डिग्री सेल्सियस पर। और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ट्रांस वालों के, सिस वालों का दिखाया ही नहीं इन्होंने। सिस वाला खुद बना सकते हो, ये है तो ये चीज, बट ये एक्चुअल में ऐसी कुछ दिखाई दे रही है।
अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, बना के जब तक नहीं देखोगे ना ये चीज दिमाग खा जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर बना के देखिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन दोनों आर पार दिख रही है आप, तो ट्रांस ही है, क्लियर है। यस सर। तो इन्होंने इसको कैसे बनाया, जरा इसको बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप बनाना सीख जाएं। सही प्लेन के अंदर और प्लेन इसके के पीछे बाहर। की तरफ से बना है, मतलब एक बॉन्ड को ले रखा है बस। हाँ ठीक है, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस तरह से यहाँ पर भी एक कार्बन है, फिर ये है, और फिर ये है, और ये है। मैंने सिर्फ ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दिखाया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस सर। ये हाइड्रोजन है अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पहले ऐसा बनाओ, अब ऐसा बनाने के बाद में अब इसको ऐसे से ऐसा बनाएंगे। अब ये ऐसा कैसे बन सकता है, तो ध्यान देना, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2, क्लियर है। यस और सर। दो कार्बन ये रहे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करूँ तो ये दो CH2 यहाँ है, ये दो CH2 यहाँ है, क्लियर है ना, दो कार्बन। इन्हीं को इन्होंने मोड़ रखा है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, और नीचे से ये सिंगल बॉन्ड ऐसे जा रहा है। ये समझ में आ रही है भाई। यस सर। ये सिंगल बॉन्ड बना यस सर। अब आप इसको बना सकते हैं आसानी से, और आसानी से इसको याद कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। सही है, हाइपोथेटिकल है। यस। हाइपोथेटिकल नहीं है, मतलब ये ऐसा बनता है और हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, सिस करती है। ट्रांस हमने बना लिया है, हाइपोथेटिकल कह लो, मतलब बनता ही नहीं, ठीक है, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, यस राइट। अब दूसरा देखो ये वाला, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर भी वही इन्होंने कर रखा है, बस इन दोनों को मिला दो, कुछ नहीं आने जाने, यस। ठीक है। तो देखो आधा अधूरा, ये दोनों कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद में ये 3 कार्बन की चेन ये है, और 3 कार्बन ही ये है, दिख रहे हैं भाई 3 और 3 कार्बन। यस सर दिख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 कार्बन ये रहे, और ये 3 कार्बन ये रहे, ठीक है। ऐसे आइडिया लेते हैं कि तीनों कार्बन ये रहे और तीनों कार्बन वो रहे, तो इनको बस ट्विस्ट कर दिया इसने। पता है ट्विस्ट कैसे किया, मेरे हैंड्स की तरफ मूवमेंट दिखा, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे, समझ में आ गया, जिससे वो सिंगल बॉन्ड नीचे की तरफ चला गया। यस बेटा, क्लियर है ये बात। इसका इमेजिनेशन प्लस इसको 2-3 बार बना बना के दिमाग में बिठाना कि कौन सा बॉन्ड कहाँ जा रहा है, बहुत जरूरी है, बहुत से भी थोड़ा ज्यादा जरूरी है, याद रखना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक साफ हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रब करके थोड़ा सा आपके हिसाब से इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा देखिए अब थोड़ा सा कैसे बनेगा ये। इसके ऊपर ये तीनों बॉन्ड ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये 3 कार्बन है, यहाँ पर भी याद रखना है, नीचे से आर पार गया हुआ है, ये लोग आर पार नहीं दिखा रहे, मैंने इसको रेड लाइन से मिला दिया। यहाँ पर ये देखिए, ये तीनों एटम्स ऐसे काम करेंगे, इसके अंदर भी ये 3 एटम्स हैं, और ये भी ऐसे काम करेंगे। अब आप अपने हिसाब से कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड के हिसाब से इसको अलग से आइसोलेट ऐसे कर सकते हैं। ये रहे 3 एटम और ये रहे 3 एटम। यस क्लियर है बेटा। सर इस वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नीचे नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऊपर दिखा रखा है। किस स्ट्रक्चर में सर? जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, फोर्थ वाला। ये यस सर, जो रिंग के अंदर वाला हाइड्रोजन है नीचे नहीं होगा। अगर इसको नीचे लगा देंगे तो सिस बन गया। ये दोनों ट्रांस के एग्जांपल है बेटा, सिस नहीं है कोई भी, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है दोनों, जो 3 बार वो लगा रखा है, समझ रहे हो। यस सर ठीक है। सिस का एग्जांपल ही नहीं दिया इन्होंने, दोनों ट्रांस है, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों ट्रांस है, सिस का एग्जांपल नहीं है, दोनों के दोनों ट्रांस है, ऑल आर ट्रांस, ठीक है। स्मॉलेस्ट ट्रांस एल्कीन इज अनस्टेबल ट्रांस है। तो यहाँ देखोगे अनयूजुअली सिस कॉन्फ़िगरेशन, डबल बॉन्ड हैज सिस कॉन्फ़िगरेशन। साइक्लोएल्कीन्स में अनयूजुअली सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, आम तौर पर सिस होती है। देयर ट्रांस आइसोमर डोंट एग्जिस्ट ड्यू टू द लार्ज एंगल स्ट्रेन, ट्रांस वाले एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। बट इन द रिंग में ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट इफ द रिंग, सॉरी ये रिंग में चल रहा है, बट इफ द रिंग लार्ज इनफ, अगर रिंग बड़ी हो ना तो ही ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। देन trans is also possible. The smallest trans cycloalkane, double bond that is stable enough is to be isolated and stored is trans cyclooctene। देखिए 8 इन वाली trans cyclooctene यही है जो आइसोलेट की जा सकती है। यस क्लियर है।
और इन्होंने यस सिर्फ सर। ट्रांस Yes, का sir. एग्जांपल दिया है, सिस तो इसमें होता है, डेफिनेटली होता है, बट दे आर नॉट शोइंग दिस। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये? यस यस कॉन्फ़िगरेशन, Yes, और याद रखना इसको बना के देखना, स्ट्रक्चर को सोच के देखना कैसे ट्विस्ट हुआ है, वो बहुत जरूरी है। बना के 2-3 बार देखो, रट्टा मार Okay, लो, sir. याद कर लो। कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर एंड ज्योमेट्रिकल Yes, आइसोमर, sir. अभी कॉन्फ़िगरेशन है, सिस और ट्रांस होती है, ई और जेड होती है। ये रहा वो ई और जेड। ई और जेड में सीनियरिटी ऑफ ग्रुप्स को देखा जाता है, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप को देखते हैं, उसका क्राइटेरिया ये सीनियरिटी ऑफ ग्रुप को देखता है। तो सिमिलैरिटी वाला तो आपको पता लग गया होगा, दो सिमिलर है एक साइड में तो वो आ जाएगा। इफ द टू सीनियर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड और रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड टू द कॉन्फ़िगरेशन दैट इज जेड, जेड का मतलब सिस होता है। ये रहा जो जूमा मैन, क्या बोलते हैं इसे, जूसा मैन, जुस्सामैन सर। जोसा मैन। नेक्स्ट देखिए ई कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब होता है एंटगैन, पता नहीं क्या नाम है इनके ना, एंटगैगन, एंटीगीगन। एंटीगन, एंटी सर एंटीजन है शायद। एंटी एंटीजन कैसे होता है, एंटगैगन, गैजन, ये बोल दो नहीं, एंटगैगन अच्छा रहेगा। अब हम अपने वाला बनाते हैं यार, छोड़ो प्रोनाउंसिएशन में क्या पड़ा है ना। खैर, तो ये होता है भाई, इसको बोलते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, ये सिस होगा कि ट्रांस, ट्रांस, ट्रांस। ये होगा ट्रांस, ठीक है। जेड वाला होता है सिस, और ये जो है ये होता है सिस, ये याद रखिएगा, ठीक है। सीक्वेंस रूल है भाई, ये कैहन इन गोल्ड प्री लोग सीक्वेंस रूल्स हैं, कैहन इन गोल्ड प्री लोग सीक्वेंस रूल, सीआईपी रूल, सीआईपी रूल बोल सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 2 3 4, ये अब ये वो सब है जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा मैं ना आज इसको इतना ही खत्म करेंगे, थोड़ा सा किया है बिल्कुल। अब आप लोगों के लिए काम बता देता हूँ, होमवर्क क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए किया है, मेरे माइंड में था कि ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो बच्चों को ना ज्यादा तंग नहीं करना, एकदम से ज्यादा करवाऊंगा तो आपके लिए बनाना। और ये 4 स्ट्रक्चर हैं, गिनती के फटाफट ईजेड करो, स्टीरियो आइसोमर होता क्या है, डेफिनेशन करो, मजे से इसको याद करो लिख के। ये थोड़ा काम लग रहा है लेकिन लिख के याद करो, ज्यादा करवा दिया तो आप कर ही नहीं पाओगे, फिर पीछे हो जाओगे। दूसरी चीज बताता हूँ, ये रूल नहीं करवाएंगे हम तो अभी नहीं करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दूसरी चीज बताता हूँ, ये करने के बाद न्यूमेरिकल उठाना शुरू कर दो भाई सॉल्यूशन वाले लेसन में, ठीक है। और मैं बता देता हूँ क्या नाम उसका, 41 ईयर मैंने आपको भेज रखा है, उसमें से मेंस और एडवांस के अब न्यूमेरिकल उठाना शुरू कर दो। आप लोगों ने एनसीईआरटी तो कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंस और एडवांस तो कितने न्यूमेरिकल करने हैं, तो इसका काम करने के बाद 7 न्यूमेरिकल कर लो बेटा, 7 ओनली, ठीक है। फेवरेट नंबर है मेरा 7, इसलिए मैं, मेरा भी, ठीक है। तो बस फिर करो उसको, 7 न्यूमेरिकल कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, और मजे लो जिंदगी के, कोई चक्कर नहीं। और इतना सही काम कर लो ऑर्गेनिक। अभी ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो मिल जाएंगे ना उसमें? हाँ बिल्कुल, हमेशा मिल जाएंगे बेटा। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।